हेलो स्टूडेंट, आपका 12th सिविक्स के अंतर्गत आपका हेलो स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 12th सिविक्स के अंतर्गत आपका टॉपिक है माइकल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ में किन कारणों से जो सुधार किए वे उनके क्या कारण थे, इनके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। उन्होंने किन परिस्थितियों में किन कारणों से सुधार किए, तो गोर्बाचोव के क्या सुधार थे, उसके संदर्भ में उनके क्या कारण थे सुधारों के, उसके पीछे कौन से ऐसे तथ्य थे जिसके कारण को सुधार करना पड़ा या सुधार को के लिए वे उन्हें महसूस हुआ कि हमें सुधार करना चाहिए रूस में, तो इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सोवियत संघ में धीरे धीरे नौकरशाही का प्रभाव बढ़ता गया। किसका प्रभाव बढ़ता गया? नौकरशाही का। तो नौकरशाही का प्रभाव बढ़ता गया, जो पूरी व्यवस्था नौकरशाही के शिकंजे में फंसती गई। लोगों का जीवन कठिन होता चला गया। जब वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके नियंत्रण में पूरी व्यवस्था आती गई और किसी भी रूप में लोगों को कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। तो इस तरह से ना उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, ना सरकार के खिलाफ कुछ बोलने की व्यवस्था थी। पूरा का पूरा नियंत्रण जो है इन्हीं नौकरशाहों के नियंत्रण में शासन व्यवस्था संचालित होती थी। तो ऐसे परिस्थितियों में उनको लगा कि हमें सोवियत संघ में बदलाव की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ की पूरी व्यवस्था किसके प्रभाव में थी? नौकरशाहों के प्रभाव में। आगे देखेंगे, सोवियत व्यवस्था में लोकतंत्र एवं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं पाई जाती थी। लोकतंत्र एवं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं लोकतंत्र में विचार अभिव्यक्ति एक ऐसा माध्यम है जिसमें लोगों को विचार अभिव्यक्ति प्रदान किया जाता है। इसमें कई फायदे होते हैं। सरकार को एक नई दिशा मिलती है कि जो हम कार्य अच्छे कर रहे हैं या बुरे कर रहे हैं, इसमें अगर कोई कमियां हैं तो लोकतंत्र में जब विचार अभिव्यक्ति फ्री होता है, लोग उस कमियों को बताते हैं, उजागर करते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, उसकी अच्छाई या बुराई दोनों को बैलेंस लेके बताते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को भी उन स्थितियों की जानकारी प्राप्त होती है और वे सुधार करने की स्थिति में रहते हैं। लेकिन अगर लोकतंत्री व्यवस्था के अतिरिक्त अगर कहीं पे विरोध करने का अवसर नहीं है, लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे लोकतंत्र सफल वो नहीं होगा। फिर वही तानाशाही व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था, किसी भी रूप में स्वेच्छाचारी शासन जैसी स्थिति बनेगी। तो इस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक लोकतंत्री व्यवस्था के लिए बहुत ही आवश्यक है। जिस देश में नागरिकों को इस तरह की स्वतंत्रता प्रदान की गई है वहाँ पे कहीं पे भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। वैचारिक लेवल पे, क्षेत्रीय लेवल पे, सांस्कृतिक लेवल पे अगर कहीं विभेद है, कोई दिक्कत होती है तो उनके अभिव्यक्ति के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से वे बातें सरकार तक पहुंचती हैं और सरकार उस विषय वस्तु को सोचने के लिए विवश होती है और उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। लेकिन अगर विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी व्यक्ति में नहीं है, किसी देश में नहीं है, किसी राष्ट्र में नहीं है, तो ऐसे परिस्थितियों में उस राष्ट्र के नागरिकों का ना विकास हो सकता है, ना ही जनता और सरकार के मध्य जो संवाद होता है अप्रत्यक्ष रूप से वो नहीं हो पाएगा। और ऐसी स्थिति में सरकार जनता की मनस्थिति को नहीं समझ पाएगी कि जनता क्या चाहती है, हमसे क्या अपेक्षा रखती है, किन सुधारों की बात होनी चाहिए जनता के माध्यम से। जनता के द्वारा जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है तो वह अपनी मनस्थिति को जनता सरकार के सम्मुख रखता है। उसकी अंदर की अंतरात्मा, अंतर्वैचारिक चीज़ें वो पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से सरकार तक पहुंचती है। इसलिए विचार अभिव्यक्ति बहुत ही सशक्त माध्यम है, जनता को एक ऐसा अधिकार जो किसी लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। लेकिन अगर ये सारी स्वतंत्रताएँ, ये सभी कोई अगर स्वतंत्रता नहीं प्रदान की गई है लोगों को, तो ऐसे कंडीशन में जिस देश में इस तरह की स्वतंत्रता नहीं है उस देश में लोकतंत्र कमज़ोर होता है। क्योंकि आलोचना भी एक माध्यम है सरकार की नीतियों की कमियों को उजागर करने का। अगर सरकार में कुछ कमियां हैं, सरकार को किसी विषय वस्तु के विषय में ध्यान आकृष्ट नहीं है, तो ऐसे में जनता उन अभिव्यक्ति के माध्यम से उन विषयों को, उन समस्याओं को सरकार के समक्ष रखती है या सरकार तक अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से उस संदेश को पहुँचाती है। चाहे मीडिया के माध्यम से वो चीज़ें पहुँचें, चाहे किसी के माध्यम से पहुँचे। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। और ऐसी कंडीशन में चूँकि रूस में ये, सोवियत संघ में ये व्यवस्था नहीं थी, इसलिए गोर्बाचोव को लगता था कि इसमें सुधार की गुंजाइश है, सुधार करने की आवश्यकता है। और इन्हीं सब कारणों से उन्होंने सुधारों के क्षेत्र में अपना कदम उठाया।
तो डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे इस कड़ी में कि सोवियत व्यवस्था में लोकतंत्र एवं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं पाई जाती। लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर किसी देश में चूँकि एक दलीय व्यवस्था वहाँ पे थी, लोगों को स्वतंत्रताएँ नहीं प्रदान थी। एक दलीय व्यवस्था नौकरशाहों से युक्त थी और उनके नियंत्रण में शासन संचालित होता था। ऐसी परिस्थितियों में तानाशाही व्यवस्था एक कहते हैं ना, उसका पदार्पण हो रहा था। लोगों को स्वतंत्रताएँ नहीं दी गई थी और ऐसी स्थिति में जनता अपने आप को असमंजस की स्थिति में पा रही थी कि ना हमें स्वतंत्रता है, ना किसी रूप में किसी प्रकार के अभिव्यक्ति की दी गई है। तो इस तरह से उसके खिलाफ हम लोग जैसे हैं और गोरबाचोव को लगता था कि ऐसी परिस्थितियों में सुधार करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ में एक दलीय साम्यवादी दल का प्रभुत्व था। तो यहाँ पे एक दल वाली साम्यवादी दल का प्रभुत्व था। यह दल किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था। देखें एक दलीय व्यवस्था में क्या नुकसानदेह है। जब कई दल होते हैं तो कई दल लोकतंत्र का गुण माना जाता है, विशेषता मानी जाती है। उसमें क्या होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि एक दल अगर अच्छे कार्य नहीं करता, चुनाव होता है तो जनता जो है फिर ऐसे दल को मौका देती है जो अच्छे कार्य के वादा करती है या अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है लोगों को कि हम करेंगे, हम एक बार जिताएं। तो ऐसी स्थितियों में जनता के सम्मुख विकल्प होते हैं और वहाँ पर कई दल अगर होगा तब लोकतंत्र सफल भी होगा। लोकतंत्र की विशेषता भी है कई दलों का होना आवश्यक है, लेकिन यहाँ पे एक दलीय व्यवस्था थी। ऐसी परिस्थितियों में जनता की कोई बात नहीं सुनी जाती थी। एक प्रकार से स्वेच्छाचारी शासन का प्रतिरूप था और एक दलीय व्यवस्था किसी देश के लिए विकास में बाधक होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में गोरबाचोव को लगता था कि हमें अपने यहाँ सोवियत संघ में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि यह दल किसी एक के प्रति उत्तरदायी नहीं है और जब किसी दल का उत्तरदायित्व नहीं होता तो स्वाभाविक है वो फिर मनमाने तरीके से कार्यों को संचालित करता है, मनमाने तरीके से नियमों को लागू करता है, मनमाने तरीके से नीतियाँ बनाता है। किसी भी प्रकार का उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में सुधार की गुंजाइश यहाँ पे भी बन रही है। आगे बढ़ेंगे। सोवियत संघ के समय समय पर अत्याधुनिक खतरनाक हथियार बनाकर अमेरिका की बराबरी की। तो जैसा कि आप जानते हैं सोवियत संघ जो है क्या करता था, समय समय पे हथियार बनाता था और अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश का सामना करने के लिए उसके समक्ष अपने को रखता था कि अगर हथियार अमेरिका के पास इतनी मात्रा में है, परमाणु आयुधों का जखीरा अगर उसके पास है तो सोवियत संघ के पास भी परमाणु आयुध का जखीरा होना चाहिए। उसके पास सैनिकों की संख्या ज़्यादा है, अस्त्र शस्त्र ज़्यादा है, मिसाइलें ज़्यादा है, तो सोवियत संघ के पास भी अस्त्र शस्त्र मिसाइलें होनी चाहिए। दोनों के मध्य एक प्रकार से टकराव की स्थिति हथियारों के कारण बनती थी। दोनों महाशक्तियां विश्व में एक अजीब माहौल पैदा कर रही थी जिससे सारे देश डरे हुए थे। ध्रुवीकरण की स्थिति बन गई थी। दोनों देशों के मध्य जो है इतना तनाव बढ़ गया था तो वैश्विक लेवल पे एक जो है जैसे फिर से विश्व युद्ध ना होने पाए, लेकिन फिर से विश्व युद्ध की स्थिति बन गई थी। किसी रूप में दोनों देशों के युद्ध को टाला गया। तो इस तरह से रूस महाशक्ति सोवियत संघ भी जो है अत्याधुनिक हथियारों, खतरनाक हथियारों बना करके अमेरिका की क्या कर रहा था, बराबरी कर रहा था। परंतु धीरे धीरे उसे उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। क्यों चुकानी पड़ी? क्योंकि हथियारों पर अत्यधिक खर्चों के कारण सोवियत संघ की बुनियादी ढांचे एवं तकनीकी क्षेत्र पिछड़ गया। दो चीज़ें हैं, बुनियादी ढांचा और तकनीकी क्षेत्र। डियर स्टूडेंट, बहुत सरल तरीके से आप समझेंगे। कहने का तात्पर्य है किसी देश की बुनियादी चीज़ें क्या क्या होती हैं। शिक्षा है, विकास है, सड़कें हैं, परिवहन है, कृषि है, वहाँ की प्राकृतिक संपदा का विकास करना है, औद्योगिकरण है, रोजगार के अवसर हैं, विविध क्षेत्रों में विकास करना है, स्वास्थ्य है। अगर अब कोई देश परमाणु क्षेत्र में शस्त्रों की होड़ में ही केवल आगे बढ़ेगा तो ये सारे बुनियादी चीज़ें रुक जाएंगी। व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिलेगा, व्यक्ति के पास घर नहीं होगा, मकान नहीं होगा, आवास नहीं होगा, रोजगार के उसके पास साधन नहीं होंगे, भोजन के लिए वो, खाने के लिए वो तरसेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन वहाँ की सरकार जो है परमाणु अस्त्रों और शस्त्रों पे विश्वास करती थी, उन्हीं के पीछे भाग रही थी अमेरिका की बराबरी करने के कारण। और ऐसे परिस्थितियों में ये बुनियादी ढांचे, ये बुनियादी विकास अवरुद्ध हो गया। इन क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाया क्योंकि जो पैसा, जो बजट इन क्षेत्रों में आना चाहिए था, इन क्षेत्रों में जाना चाहिए था, वो पैसा रक्षा बजट में जा रहा था, वो पैसा हथियारों को खरीदने में जा रहा था, वो पैसा युद्धों में जा रहा था। तो ऐसे विषम परिस्थितियों में क्या हुआ
कि इन चीज़ों के कारण, यानी हथियारों में पैसा खर्च हो जाने के कारण, खतरनाक अत्याधुनिक परमाणु बमों या हथियारों के पीछे पैसा खर्च करने के कारण वहाँ की तकनीकी क्षेत्र पिछड़ गया। कहते हैं तक किसी देश की तकनीकी उस देश के विकास में सहायक होती है, लेकिन अगर वो युद्ध के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा तो उसका बुनियादी क्षेत्र पिछड़ जाएगा, चाहे शिक्षा हो, चाहे जो है विकास की चीज़ें हों, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे कृषि हो, चाहे परिवहन हो, चाहे वहाँ के प्राकृतिक संपदा का दोहन हो, सभी क्षेत्र क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाते हैं, क्योंकि एक ही क्षेत्र पे ज़्यादा फोकस करने पे अन्य क्षेत्र पीछे हो जाते हैं। और यहाँ पे भी गोरबाचोव को लगता था कि इन क्षेत्रों के पिछड़ जाने के मुख्य कारण क्या है, केवल हम परमाणु युद्धों के क्षेत्र में या परमाणु शस्त्रों के पीछे भाग रहे हैं या फिर शस्त्रों की होड़ में बढ़ रहे हैं, अमेरिका की बराबरी कर रहे हैं, जो कि बुनियादी ढांचे हमारे कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो ऐसे विषम परिस्थितियों में उन्हें भी लगा कि हमें यहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमारा तकनीकी क्षेत्र यहाँ पे पिछड़ गया है। सोवियत संघ राजनीतिक और आर्थिक तौर पर अपने नागरिकों को समक्ष पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। जैसा कि आप जानते हैं कि सोवियत संघ राजनीतिक और आर्थिक तौर पे, कारण उसका क्या है, एक तो एक दलीय व्यवस्था है, जनता को कोई अभिव्यक्ति या कोई आज़ादी नहीं प्राप्त थी, और दूसरी तरफ आर्थिक क्षेत्र में इसलिए पिछड़ जाता है कि अन्य क्षेत्रों में विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता, केवल अस्त्र शस्त्रों में, युद्धों में, उपनिवेशवाद में, इसी सब पे विश्वास किया जाता था, इसी क्षेत्र पे कार्य किए जाते थे, बल्कि अन्य क्षेत्रों पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। तो इस कारण जो है अन्य क्षेत्र पिछड़ गए, जिससे आर्थिक विकास बाधित हुआ। आगे चलते हैं हम लोग इसी क्रम में। सोवियत संघ के राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र पिछड़ गए, नागरिकों की पूरी तरह से जो समस्याएं थी उनका निजात नहीं मिल रहा था, और ऐसी परिस्थितियों में अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। तो इन सब कारणों को देखते हुए गोरबाचोव को लग रहा था कि इन व्यवस्था में क्या करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। ये सब कारण बने आगे चल के। 1979 में अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप के कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और कमज़ोर हो गई। तो 1979 में क्या हुआ, अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप के कारण, चूँकि सैनिक हस्तक्षेप में पैसा खर्च होता है, रक्षा बजट में पैसा खर्च होता है, सैन्य व्यवस्था को वहाँ क्रियान्वित करने के लिए पैसा खर्च होता है, कोई युद्ध हो चाहे व्यवस्था ये सब करनी हो। और ऐसे परिस्थितियों में जब एक ही देश एक ही विषय वस्तु को लेकर के आगे बढ़ता है, एक ही क्षेत्र में ध्यान देता है, तो बाकी चीज़ें उसकी पिछड़ जाती हैं और अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। तो यही स्थिति सोवियत संघ के साथ भी हुई। वह जो है सैन्य कार्रवाइयों में या अन्य क्षेत्रों में इस तरह से कार्य करने के कारण उसकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई, कमज़ोर हो गई। निर्यात एकदम कम हो गया और आयात बढ़ गया था। 1870 के दशक तक उसकी अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा डामाडोल हो गई, बहुत ज़्यादा पिछड़ गई। तो ये सब बिंदु थे जिनके कारण गोरबाचोव को इस समस्याओं को निजात पाना था। इन कमियों को दूर करने के लिए भी उनको लगा कि हमें इस क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहिए, लोगों को अभिव्यक्ति प्रदान करना चाहिए, उन्हें स्वतंत्रताएँ देनी चाहिए। और गोरबाचोव का प्रयास था कि एक दलीय व्यवस्था को आगे चल के बहुदलीय व्यवस्था का एक आधार मिलता है कि इसके आगे हमें बहुदलीय व्यवस्था प्रदान किया जाएगा इस देश में, और उन्हीं के प्रयास से ये संभव हो पाया। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपने अध्ययन किया कि गोरबाचोव के ऐसे कौन से कारण थे जिनके कारण उन्हें इस व्यवस्था में या सोवियत संघ में परिवर्तन की या सुधार करने की आवश्यकता पड़ी। ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनके कारण गोरबाचोव को, जो राष्ट्रपति थे वहाँ के, उन्हें सुधार करने की आवश्यकता महसूस हुई। तो इन सब बिंदुओं पर अध्ययन आपने किया। ये सभी कारण थे जिनके कारण गोरबाचोव को वहाँ के व्यवस्थाओं में, विविध क्षेत्रों में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई। डियर स्टूडेंट, इस विषय वस्तु को यहीं समाप्त करते हैं। फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।